गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 5 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अभी जो है क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें जो है आज से रिलेटेड यानी कि 5 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो के लास्ट में जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी होता है जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही हम लोग जो है स्टैटिक जीके को भी लेकर चल रहे हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, उनका जो है हम लोग रिवीजन करते हैं वीडियो के लास्ट में। तो आज जो है हम यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन का जो है यहाँ पे रिवीजन करेंगे, तो आपको जो है इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और यहाँ हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन जो है यहाँ पर आपका कब का होने वाला है, ये 4 जनवरी का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में जो है डीआरडीओ ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 3 जनवरी को बेसिकली जो है अभी डीआरडीओ के द्वारा जो है अपना अभी स्थापना दिवस मनाया गया है। वहीं हट्टी समुदाय को जो है अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये जो है बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अभी जो है हट्टी समुदाय जिसे जो है एसटी का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है अभी एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बी आर कंबोज जिन्हें जो है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अब यहाँ से मैं ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब जो है हम लोगों जो कि हमारे जो भी उस समय के जो भी नेता थे उनके द्वारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में बेसिकली जो है हरित क्रांति को लेकर आया गया था। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। आई होप आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जबकि बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं, ताकि जो है आप लोग का माइंड देखते हैं कि कितना एक्टिव है और कितनी जल्दी से जो है आप लोग आंसर को कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि अभी किस देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक बना है हिम तेंदुआ, तो किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के द्वारा जो है अभी अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है किसे, हिम तेंदुआ। तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो कल की वीडियो को जो आप लोगों को जाकर देखना है, क्योंकि हमने जो है कल की वीडियो में जो है डिटेल में हर एक क्वेश्चन को जो है वहाँ पे डिस्कस किया है विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ ही जो है अभी किसने जो है 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, तो रसिया के द्वारा जो है अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है संभाली गई है। तो याद रखना है ब्रिक्स में जो है पहले 4 देश थे, कौन कौन से देश थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साउथ अफ्रीका, इसमें बेसिकली जो साउथ अफ्रीका किस साल जो है आकर जुड़ा है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया, तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच में जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यूएई के द्वारा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है और भारत के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMVY जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा। इसे जो है बेसिकली लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो जम्मू कश्मीर बना है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जिसे जो है लागू करने वाला जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। देखिए आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में से जो है बेसिकली जो कि 370 जो आर्टिकल थे उसे जो है हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। और अभी जो है हाल ही में DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा भी कहा गया है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है ये बिल्कुल सही किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही भारत और किस देश ने जो है अपना परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो है बेसिकली हर साल जो है जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी की जो लिस्ट होती है वो दोनों देशों के द्वारा जो है आदान प्रदान किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने जो है पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है और वृंदावन मथुरा जिले में किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किसने जो है पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार को संभाला है, तो RK त्यागी के द्वारा जो है पावर ग्रिड के CMD के रूप में जो है कार्यभार को संभाला गया है। तो पावर ग्रिड की बात करें तो ये एक क्या है, आपको याद रखना है, ये एक महारत्न कंपनी है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। और इसको जो है भी CMD कौन बने हैं इसके, तो RK त्यागी बने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 5 जनवरी 2024 है, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जो है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे जो के है, इसे हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ल्यूस ब्रिल की बात करें, जिनका जो है जन्म दिवस होता है, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे जो है हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हर साल जो है जो हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, जो कि 4 जनवरी को बेसिकली ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ब्रेल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो जो लोग नेत्रहीन होते हैं या फिर जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोग होते हैं, उनको जो है उनके लिए जो है संसार का एक माध्यम होता है, जिसे आप ब्रेल कहते हैं। तो ब्रेल एक प्रकार की बोल सकते हैं कि लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है, जो कि डॉट डॉट करके वहां पे बेसिकली जो कि हम लोगों की अल्फाबेट होती है, ठीक है, आ से अनार होता है। तो ऐसे ही उन लोगों के लिए भी एक लैंग्वेज बनाई गई है, जो कि एक क्या है, जो कि सिंबल के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो जो कि इसमें क्या करते हैं कि 4 जनवरी को ही ब्रिल लिपि के आविष्कारक, जिनका नाम है लुई ब्रिल, का जो कि जन्मदिन होता है, इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो याद है कि फ्रांस में हुआ था और 1809 में हुआ था। इनके द्वारा बेसिकली जो है एक बोल सकते हैं कि लिपि का आविष्कार किया गया था। इसीलिए जो है इनके जन्मदिन को ही हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं यहाँ पे हम बात करें पॉइंट्स की, तो लुई ब्रेल की स्मृति में जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। वहीं लुईस ब्रेल के द्वारा जो शिक्षा, संचार, सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि बोल सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पर, जो कि ये ब्रेल जो लिपि है, इसकी वजह से वो लोग जो लोग पूर्ण नहीं है, एक तरीके से बोला जाए, तो उन लोगों को जो है सामान्य लोगों के साथ जो है आने में उन लोगों का यहाँ पे बेसिकली इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर संचार के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में जो है लुईस ब्रेल की जो लिपि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी। क्योंकि जो एक तबका बोल सकते हैं कि जो समाज में एक तबका है, जो कि अगर ब्रेल लिपि ना होती तो वो लोग जो है कितना पीछे रह जाते, जो कि सामान्य जो भी बोल सकते हैं कि शिक्षा या फिर जो भी उन लोगों की जो भी सुविधाएं होती हैं उस चीज़ से। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और समाज में भी वो अपना एक स्थान पा सकते हैं। ऐसे ही ब्रेल की बात करें तो ब्रेल कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये कोड होता है। तो याद रखिएगा, ब्रेल क्या है, लैंग्वेज नहीं है, ये एक कोड है जिसका उपयोग करके किसी भी भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। जैसे ब्रेल जो है कई भाषाओं में उपलब्ध है अब के समय में, जैसे कि संस्कृत हो गई, अरबी, चीनी, हिब्रू या फिर स्पेनिश व अन्य भाषाएं, ठीक है। तो भाषा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कोड है, और ये अन्य जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें बेसिकली जो है इस कोड का यूज करके जो है सभी भाषाओं को सीखा जाता है। इसमें जो बात करें अगर हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, जो कि 2023 की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए डे और थीम, जो कि वन डे एग्जाम में बेसिकली पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा इस साल की जो थीम है वो क्या है, अंधे और दृष्टि बाधित व्यक्तियों तक पहुंचाना। अंधे और दृष्टि बाधित व्यक्तियों तक पहुंचना जो है यहाँ पर क्या है, इस साल की थीम है। और इस थीम का जो बेसिकली उद्देश्य है वो अंधे और दृष्टि बाधित व्यक्तियों से बेसिकली क्या बोला गया है कि व्यक्तियों तक जो है अधिक से अधिक सुविधा को आसानी से पहुंचाना या फिर आसान बनाना ही इस साल की थीम रखी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी और ये डे और इसकी थीम भी। तो याद रखिएगा, सारी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व दिवस की, बेसिकली विश्व ब्रेल दिवस के इतिहास के बारे में अगर बात करें, तो याद रखिएगा विश्व ब्रेल दिवस जो है लुईस ब्रेल नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, जिनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था 1809 में। इनके द्वारा जो है ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया गया और इसी आविष्कार की स्मृति में जो है इस दिन को मनाया जाता है। ये तकनीक जो है विकसित होने से जो है पहले अंधे और आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं उनको जो है होय प्रणाली, तो ये प्रणाली याद रखिएगा कौन सी है, होय प्रणाली का उपयोग करके पढ़ते हैं, जिसमें जो है मोटे कागज पर लैटिन अक्षर उभरे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग देखें तो ABC यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी अल्फाबेट है, इसमें जो है डॉट डॉट के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है मोटे कागज पर ये लैटिन अक्षर में लिखा हुआ था और ये कुछ खुदरा हुआ सा रहता है ना। तो इसी के ऊपर जो है ये फिंगर्स को हम लोग अगर हम लोग फेरेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये A है, B है।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये है आपकी होय होय जो है ये प्रणाली है। इसे जो है 6 जनवरी को बेसिकली 1852 में पेरिस में बेसिकली बीमारी के कारण जो है ब्रिल की मृत्यु हो गई थी। और ये याद रख सकते हैं कि 6 जनवरी 1852 को जो है पेरिस में बेसिकली जो ब्रिल थे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2018 में पहली बार ये घोषणा किया जाता है कि जो 4 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाएंगे, विश्व ब्रिल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये डे, आपको याद रखना है पहली बार इसकी कब घोषणा की गई और कब से मनाया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में भी बता दिया, पर्सनैलिटी कौन थी, थीम के बारे में, और सभी चीज जो बेसिक बातें थी उन सभी के बारे में बता दी। इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कोई डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जो है किस देश में जो है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। तो माउंट लेवोटोबी जो ज्वालामुखी है ये कहाँ फटा है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में फटा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इंडोनेशिया में जो है लोवाटोबी जो ज्वालामुखी है यहाँ पे विस्फोट हुआ है। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड। तो ये बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो इंडोनेशिया की बेसिकली जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके द्वारा जो है ज्वालामुखी के पास जाने की जो सलाह को मना करा गया है कि वहाँ पे जो है सभी लोगों को जो है ज्वालामुखी से दूर रहना है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 1500 से जो है 1500 से जो कि एक्टिव ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय हैं, यानी कि इनमें जो है कभी भी विस्फोट हो सकता है। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर कुल जो है 121 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 74 ज्वालामुखी जो है सन 1800 से सक्रिय हैं। वहीं 58 जो है इसमें से साल 1950 से ही सक्रिय हो गई, जिनमें जो है कभी भी विस्फोट हो सकता है। 7 ज्वालामुखी की बात करें जो कि 12 अगस्त 2022 के बाद जो है लगातार विस्फोट हो रहा है। जैसे कौन कौन सी है यहाँ की ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा काकटाओ है, क्राकटाओ है, मेरापी है, लोवा टोकलोक है, कारागेताव है, और सेमरू है, इबू है, और डुकेनो है। तो ये वो ज्वालामुखी है जहां पर बेसिकली जो है 12 अगस्त 2022 के बाद से जो है लगातार यहाँ पर जो है विस्फोट देखा जा रहा है। तो इंडोनेशिया के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि थर्ड है, हाल ही में जो है चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड बने हैं, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम क्या है, सुक्सेस मसरा। क्या नाम है, सुक्सेस मसरा, जो कि चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट की। तो शॉर्ट नोट में सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में स्थित एक जो चाड जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, जो कि उत्तर में हम बात करें तो लीबिया, दक्षिण में ये अफ्रीकी दक्षिण में जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य से, पूर्व में जो है सूडान से, और पश्चिम में जो है नाइजर, नाइजीरिया और केमरून से जो है ये घिरा हुआ देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। यह जो है देश जो है 3 विभिन्न भौगोलिक प्रांतों में बटा हुआ है। उत्तरी इलाका की बात करें तो रेगिस्तानी इलाका है, साथ ही सहारा का एक भाग है जो कि सहारा मरुस्थल की बात करें, और मध्य में जो है इलाका इसका बेसिकली किससे कौन सा इलाका है, तो याद रखिएगा ये साहेल है ना। तो साहेल है, और दक्षिण भाग क्या है इसका, सवाना है। अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें तो याद रखिएगा अनजामेन जो है इसकी राजधानी है, किसकी, चाड की। तो चाड के बारे में आपको जो है इतना बेसिक पता होना चाहिए, और ये एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है पूरा आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें आप लोग देख पाएंगे ये है चाड, ठीक है। तो चाड, चाड की कैपिटल बता दिया गया आपको, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये लीबिया है, यहाँ पे अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, फिर यहाँ पे नाइजर है, नाइजीरिया है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इन सभी देशों को देख सकते हैं। साउथ सूडान है, इजिप्ट है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इजिप्ट जो है ना ये यहाँ पे बॉर्डर को टच नहीं करता, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैप में भी बात कर लिया है लोकेशन के साथ। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, हाल ही में जो है आई रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा देश जो है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा भारत रहा है भाई, भारत, यानी हमारा देश जो है सबसे ज्यादा कैंसर की मौतें कहाँ पर हुई है, एशिया में भारत में हुई है। सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पर कौन है, तो चाइना है, और थर्ड पर कौन है, जापान है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेशन। तो अभी जो है हाल ही में द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा जो है पत्रिका में कैंसर के मामलों से लेकर जो मौतें हुई हैं उनका बड़ा खुलासा किया गया। इसमें जो है इसमें बेसिकली जो है जो अध्ययन किया गया है, स्टडी की गई है इसमें 2019 में जो है यहाँ पर 2019 में एशिया में जो कैंसर के जो कुल मामले आए हैं तो 94 लाख आए हैं, जिनमें से जो है 56 लाख यानी कि 56 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो भारत में बात करें, इस साल की बात करें तो भारत में जो कैंसर में 12 लाख जो है नए मामले आए, जिनमें से जो है 9.3 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चाइना की बात करें तो चाइना जो है इसके बाद जो है देश में सबसे बड़ी संख्या रही है।
वहीं 2019 में बात करें तो एशिया में जो है कैंसर जो है जन स्वास्थ्य के लिए अहम खतरा बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एशिया के कौन कौन से देश हैं, तो आपका चाइना है, भारत है और जापान। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है नए मामले और मामलों में जो है मौतों की जो संख्या में ना ये इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है टॉप तीन जो है कंट्री हैं, तो आपको याद रख सकते हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर जापान है, जहाँ पे जो है कैंसर के मामले में ये 3 देश जो है शीर्ष पर रहे हैं एशिया में। वहीं 2019 में जो है कौन से कैंसर की जो है सबसे अधिक मामले आए हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फेफड़े के हैं, स्तन है, मलाशय है, पेट है और गैर मलेनोमा त्वचा कैंसर है। तो त्वचा कैंसर भी जो है इसमें मेन रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से फेफड़े हो गया आपका, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, त्वचा कैंसर हो गई। तो इस प्रकार के जो है 2019 में सबसे अधिक होने वाले 5 कैंसरों में ये शामिल है। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही कुछ देशों में जो है ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट, लीवर और अग्नाशय कैंसर भी जो है शीर्ष पर रहे हैं। जिसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है गर्भाशय का कैंसर दूसरे स्थान पर रहा है, और ये कई एशियाई देशों में जो है शीर्ष 5 कैंसरों में शामिल रहा है, महिलाओं की बात करें यहाँ पर। वहीं शोधकर्ताओं के अनुसार जो है 2019 में आई ह्यूमन पेपिलियो वायरस के द्वारा बताया गया, तो वैक्सीन बीमारी को रोकने और एचवीपी से संबंधित मौतों के क्रम में जो है प्रभाव हुआ है। यानी कि इसमें 2006 में एचवीपी वैक्सीन के द्वारा जो है बीमारी को रोकने में जो है इसमें मौत जो है कम हुई है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 2006 के अनुसार बताया जा रहा है। इसी के साथ जो है कैंसर के जो मुख्य कारण क्या रहे हैं, तो आप सभी को पता है कैंसर के मुख्य कारण क्या है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार जो है बताएगा धूम्रपान, शराब पीना, प्रदूषक कण कैंसर के लिए जो है 34 कारकों में प्रमुख पाए गए हैं। तो 34 कारक हैं, वैसे उनमें से जो सबसे जो हाईलाइट है तो प्रदूषण के कण है, शराब पीना है और धूम्रपान। तो ये वो मुख्य है। इसी में भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशिया में खैनी, गुटखा, पान मसाले और तंबाकू का सेवन करके जो है कैंसर के मामलों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे ऐसे देश है जहां पर जो है खैनी, गुटखा, पान मसाले के द्वारा जो है यहाँ पर सेवन करके जो है कैंसर के मामलों को बढ़ाया जा रहा है लोगों के द्वारा। यही 2019 की बात करें, इसमें जो है दुनिया भर में कुल मौतों में से जो है 32.9% भारत में हुई है। जैसे कि होठ और मुंह के कैंसर की बात करें तो इसमें जो है 28.1% नए मामले जो है भारत में ही आए हैं। तो ये तो वो बात रही कि ये कि यहाँ पे हमने बात कर ली कि कारण क्या क्या रहे हैं। तो देखिए भाई, आप लोग जो है अपने हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, सही समय पे उठिए, सही समय पे खाइए, सही समय पे सोइए। ठीक है, और हो सके तो 15 मिनट जो है ना आप लोग कैसे भी टाइम निकाल के जो है एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो है आप लोग अपनी हेल्थ को जो है अच्छे से रख सके। ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ ही क्या है, वेल्थ होती है सबसे बड़ी। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करके। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ है। तो हाल ही में किसी जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, इनका नाम है अर्दिम बागाची। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अर्दिम बागाची, जिन्हें जो है अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बात कर लेते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो है किसी न किसी एग्जाम में जो है ना कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो कितने इसमें जो है मेंबर जो है कंट्री, तो 193 जो है इसमें टोटल कंट्री है। ठीक है, इसी में महासचिव की बात करें तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। यानी आपका जो भी एग्जाम हो आने वाले टाइम में, उसके लिए जो आपको प्रिपेयर हो जाना है कि महासचिव कौन है, तो एंटोनियो जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। ये खोपड़ी में अपनी बात बैठा लेनी है। ठीक है, कब तक है ये, तो 2026 तक रहेंगे, 31 दिसंबर तक। वहीं दूसरे कार्यकाल हेतु जो है 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो 9वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है बन सकता है और अब पूछा भी जा सकता है। साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र में कार्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना होता है, मानवाधिकारों की रक्षा करना होता है, मानवीय सहायता पहुंचाना होता है, सतत विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति क्रियान्वयन करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। लेकिन ऐसा ये कुछ भी करते हुए जो है अगर हम लोग बोले तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके ये काम है, तो ये काम जो है ये करता नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा होगा। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो कि इसराइल और फिलीपींस के बीच में जो ये बेसिकली जो ये अभी युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रसिया का बेसिकली कब से युद्ध चल रहा है। तो ये बस कहने की बात है और ऐसा कुछ काम होता नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सतत विकास को बढ़ावा देने की बात की गई, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारे, ये पूरे 17 हैं, और जो इनके बोले कि जो टारगेट कितने रखे हैं 169 रखे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी टारगेट को जो हमें अचीव करना है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन एवं कार्य, इसके जो है चैप्टर में निहित उद्देश्य और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, ताकि जो है संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा जो है इन्हें क्रियान्वित किया जाता है। यानी कि इन लोगों का जो है अपनी तरफ से ही इन लोगों ने अपने ही सिद्धांत बना रखे हैं, उद्देश्य बना रखे हैं, चार्ट बना रखा है कि कैसे कैसे जो हमें काम करना है, और जो भी इनकी एजेंसियां हैं उनको जो है उस तरीके से काम कराने की बात की गई है। इसी में जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग क्या क्या है ये भी जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन से हैं। तो देखिए याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासभा है, संयुक्त सुरक्षा परिषद है, इसी के साथ है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्याय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जो है इसके अंग है। इन्हीं में जो है इन सभी 6 अंगों की स्थापना जो है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्लाइड है ना, आप लोगों को जो है ना अपनी नोटबुक में छाप लेनी है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है फोन में रख सकते हैं। इसे जब भी आप लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो भी इसे जो है आसानी से पढ़ लेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन है। हाल ही में जो है किसे जो है राज्य सरकार के आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जो है आपदाओं से पहले ही अगर यहाँ पर पता चल जाए तो उसके लिए जो है राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन जो है अब से पहले ही मिल जाया करेगी, यानी कि कोई आपदा आने वाली है उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी बचाव होगा, सुरक्षा होगा, वो आप लोग पहले ही कर लेंगे। तो ऐसा ही काम किया जाएगा। तो इसमें जो है इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और लखनऊ में जो है राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। किसी भी आपदा से पहले जो है सटीक जानकारी मिलने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है, ताकि जो है प्रदेश में आपदा की जन हानियों की कमियों को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। अब तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो कहाँ किया गया, तो प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो प्रयागराज में जो है अभी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं शॉर्ट नोट के बारे में यहाँ पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो संगम सिटी जिसे हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है बेसिकली अभी यूपीएस टीडीसी के द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिबंधित यूपी में जो है बेसिकली अभी उद्घाटन किया गया है फ्लोटिंग वाताकुलितिन रेस्टोरेंट का, यानी कि एसी सहित जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, जो कि यहाँ पर समुद्र की बात करें तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन का अनुभव का यहाँ पे बेसिकली वादा किया गया। सिंपल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है अभी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो प्रयागराज में किया गया है। किनके द्वारा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बात किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी के बारे में, तो यूपी आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नॉर्थ में बेसिकली ये स्टेट है यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यूपी के जो सीएम है वो कौन है, आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की बेसिकली गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ अगर इसकी बात करें हम लोग यूपी में, तो यूपी जो है कितने राज्यों से जो है बॉर्डर को टच करता है, तो याद रखिएगा टोटल 8 राज्यों से जो है बॉर्डर को टच करता है। तो 8 राज्यों में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा यूके यानी कि उत्तराखंड है। फिर आपको याद रखना है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी, जो कि थोड़ा सा बॉर्डर को टच करता है। इसी के साथ आप लोग को याद रखना है यहाँ पे हरियाणा आ जाता है। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा और राजस्थान भी आता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साइड झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, बिहार आएगा। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री में कौन आता है, नेपाल आता है। तो ये तो बात रही किसकी, यूपी के उन स्टेट की जो कि बॉर्डर को टच करते हैं। तो यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा बेसिकली जो है राज्यों के साथ जो है बॉर्डर को यहाँ पर टच करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो गंगा नदी जो है ना,
कितने राज्यों से बहकर होकर बहती है? तो 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन-कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन-कौन सी है? तो यूके है, यानी कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, बिहार है, और यूपी है, बिहार है, फिर इसी के साथ आप लोग देख पाएंगे कि झारखंड आता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आता है, और उसके बाद जो है ये कहाँ पर जाके बेसिकली जो है इसका मुहाना कहाँ पे जाता है, तो कहाँ पर जाके मिल जाती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। किस नाम से जो है ये पश्चिम बंगाल के बाद जो है ये आपका बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जो है किस नाम से जानी जाती है गंगा? ये आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो रही यूपी के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो है गंगा बेसिकली जो है बहती कौन से राज्य से है? तो यूपी से बहती है, ये याद रखने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कौन सा है? 8 क्वेश्चन है। तो हाल ही में अभी जो है निव्या इंडिया ने किसे अपना जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है गीतिका मेहता। तो गीतिका मेहता को जो है अभी बेसिकली जो है क्या बनाया गया है? निव्या इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक बनाया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बात करते हैं शॉर्ट नोट की, तो त्वचा देखभाल संबंधित उत्पाद बनाने वाली ब्रांड निव्या इंडिया ने जो है गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक के रूप में जो है चुना गया है। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे निव्या इंडिया की, जो कि इनके द्वारा बयान में बताया गया है कि एफएमजीसी क्षेत्र के 2 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाली गीतिका मेहता को जो है देश में ब्रांड का नेतृत्व करेंगी। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि निव्या इंडिया के द्वारा जो है प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया? द गीतिका मेहता, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 है। तो हाल ही में अभी केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में किया गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो बेंगलुरु में जो है अभी केनरा बैंक के द्वारा अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर के रूप में खोला गया है बेंगलुरु। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का है। तो हाल ही में जो है किसने पश्चिमी नौसेना कमान का जो है कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम क्या है? याद रखिएगा संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो जिन्हें जो है अभी पश्चिमी नौसेना का कार्यभार के लिए इन्हें चुना गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही एज इट इज पूछे भी जाएंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफी के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। किसके लिए? पेट्रोल के भंडार के लिए। आपका क्या फेमस है? तो अंकलेश्वर जो है ये आपका प्रसिद्ध है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को देखो, लाइक करने में ना 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्णीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा हुआ, यानी कि रशिया के द्वारा। वहीं भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है जो कि सार्वजनिक रूप का है। साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। कोणार्क रेलवे जोड़ता है किसे? मुंबई से मनमाड को जोड़ता है। कहां से? मुंबई से मनमाड को जोड़ने का काम करता है। कौन सा रेलवे? तो याद रखिएगा कोणार्क रेलवे। नेक्स्ट यहाँ पे चेन्नई, कंडाला, पाराद्वीप, तूतीकोरिन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्व तट पर नहीं है? तो याद रखिएगा चेन्नई नहीं है। ठीक है, तो चेन्नई नहीं है, ये पूर्व तट पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है चेन्नई यहाँ से हट जाएगा, अदरवाइज कंडाला, पाराद्वीप और तूतीकोरिन है। नेक्स्ट है कहाँ पर जो है सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है आपका सोमपेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि झूमिंग व पेड़ा पद्धति क्या है? तो झूमिंग व पेड़ा पद्धति जंगल काटकर कृषि करने की एक पद्धति है। क्या? झूमिंग व पेड़ा पद्धति। नेक्स्ट है भारत में जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो जम्मू कश्मीर। सभी को ये क्वेश्चन के बारे में पता होगा, फिर से हम लोगों ने जो यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट है कि भारत में जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। वहीं इलायची की बात करें तो इलायची जो कि एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जो कि इडुक्की अव्यवस्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो इडुक्की उत्पादक किया जाता है, इडुक्की में जो है इलायची का उत्पादक किया जाता है। और ये कहाँ पर है? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो आंध्र प्रदेश में है। साथ ही भारत का वह राज्य जो कि कपास, मूंगफली, नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो गुजरात। तो गुजरात वो राज्य है जो कि कपास, मूंगफली व नमक में जो है
जो कि फर्स्ट रैंक पर आता है। साथ ही भारत में जो है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेल सुरंग। कौन सी? पीर पंजाल रेल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो यहाँ हमने जो है ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज किया है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार फिर से जो है इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, कल की वीडियो में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर बताने की बारी आई। तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, तो संजीव खन्ना को। किन्हें? संजीव खन्ना को चुना गया है। इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो हाल ही में जो है किसने जो है पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम क्या है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है, जल्दी से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।